Hello everyone. In this video, I am going to discuss some more question from CSIR Net 2022. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि कुछ इकोलॉजी से, कुछ एंजाइम इनहिबिशन से, तो हम उनको डिस्कस करेंगे दो तीन क्वेश्चन को। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सक्सेशन से है। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज रिप्रेजेंट की गई हैं ग्राफ में। एक जो प्लेन लाइन है विदाउट डॉट वाली जो प्लेन लाइन है लीनियर, उसे एक स्पीसीज मानेंगे हम। जो दूसरा हमारा डॉट डॉट है वो सेकेंड स्पीसीज है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। द ग्राफ गिवन बिलो शो द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ टू स्पीसीज ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेशन। तो कह रहा है कि सक्सेशन के टाइम पे दो अलग अलग स्पीसीज का बिहेवियर यहाँ नीचे ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें क्या पता करना है, द पॉसिबल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सक्सेशन आर। तो हमें ऑब्जर्व करना है इन ग्राफ में कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसा बिहेवियर वो शो कर रहे हैं। पहला है टोटल सप्रेशन कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड है कन्वर्जेंस कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दो स्पीसीज के बीच में, तीसरा है सीक्वेंशियल सक्सेशन हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले हम ग्राफ नंबर सी पे आते हैं क्योंकि सबसे इजी है। यहाँ पे सबसे पहले वाई एक्सिस पे आप देखिए कि बायोमास रिप्रेजेंट किया गया है। इसे हम बायोमास कह सकते हैं या नंबर ऑफ स्पीसीज, चाहे वो स्पीसीज फर्स्ट हो या सेकेंड हो, जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से कोई भी हो सकती है, उसका बायोमास या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वाई एक्सिस जनरली हमारा बायोमास या स्पीसीज का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग बायोमास में क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक स्पीसीज दूसरे पे क्या इफेक्ट डाल रही है, तो वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ नंबर सी पे आइए। तो सी में क्या दिखाया गया है, एक स्पीसीज हमारा स्टार्टिंग में उसका बायोमास जीरो है और वो ग्रो कर रही है हाइपरबोलिकली। दैट मीन्स कि उसका ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है और आगे जाके वो एक प्लेन पे कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, लेकिन पहले उसने काफ़ी ग्रो किया है। दैट मीन्स कि उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, उसका बायोमास काफ़ी है और आगे जाके भी वो बढ़ रहा है। तो एक स्पीसीज ये है, जबकि दूसरा स्पीसीज क्या है, वो भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है और थोड़ा सा बायोमास बढ़ा के एकदम जीरो में आ जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को सप्रेस कर दिया टोटली, क्योंकि उसका जो नंबर है बायोमास फाइनली जीरो में आ गया है कुछ टाइम बाद। तो हमारा ग्राफ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सप्रेशन शो कर रहा है। उसके बाद ग्राफ नंबर बी में हमारा क्या है, ग्राफ नंबर बी में देखेंगे आप, जो बायोमास है स्टार्टिंग में दोनों का बायोमास क्या है, जीरो है और दोनों का बायोमास बढ़ता है। एक बार हमारा एक स्पीसीज का बायोमास ज़्यादा होता है, एक का कम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। एक टाइम में हमारा एक का बायोमास ज़्यादा है, एक का कम है, लेकिन आगे जाके दोनों का बायोमास, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर दोनों का बायोमास इक्वल हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर दोनों चीज़ें एक समान हो जा रही हैं, मिल रही हैं। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, जहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज मिलती हैं, सेम करेक्टरिस्टिक लाती हैं। दैट मीन्स कि सेम बायोमास उनने बराबरी यहाँ पे कर ली है। तो ये हमारा कन्वर्जेंस को शो कर रहा है। उसके बाद जो ग्राफ नंबर ए है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, सिक्वेंशियल सक्सेशन। सिक्वेंशियल सक्सेशन का मीन्स एक टाइम पीरियड पे एक का जो बायोमास है वो काफ़ी हाई है, लेकिन सेम उसी टाइम पे दूसरी स्पीसीज का बायोमास आप देखेंगे वहाँ पे जीरो है। फर्स्ट वाले ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, जो डॉटेड वाला है उसका बायोमास जीरो है इनिशियल टाइम में, जबकि जो दूसरी स्पीसीज है प्लेन लाइन वाली उसका हाई है। जबकि आगे अगर हम टाइम को देखें, आगे हम टाइम में जाएंगे तो फिर हमारा जो प्लेन वाली लाइन है, दैट मीन्स कि वाली स्पीसीज को उसका नंबर एकदम जीरो हो गया है, जबकि जो इसका पहले जीरो था डॉट डॉट वाली, उसका बायोमास हमारा इतना इंक्रीज हो गया। तो इसे हम कहेंगे सिक्वेंशियल सक्सेशन, टाइम के अकॉर्डिंग सक्सेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि इनिशियल टाइम इस स्पीसीज का था और बाद वाला टाइम उसके लिए, उस दूसरी स्पीसीज के लिए हमारा फेवरेबल होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे सिक्वेंशियल सक्सेशन। अलग अलग टाइम पे दोनों दोनों का सक्सेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्राफ ए रिप्रेजेंट करता है हमारा सीक्वेंशियल सक्सेशन को, ग्राफ बी रिप्रेजेंट करता है हमारा कन्वर्जेंस को, जबकि जो ग्राफ सी है वो टोटल सप्रेशन को शो करता है, जहाँ पे एक स्पीसीज ने टोटली दूसरी स्पीसीज को सप्रेस कर दिया है सक्सेशन के टाइम पे। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। क्योंकि सेक्शन सी के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। आपने देखा होगा, सभी लोग कहते हैं कि ग्राफिकल ईजी होते हैं, और इकोलॉजी और इवोल्यूशन के तो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, अगर उन्हें हम टाइम दे तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए रिप्रेजेंट करेगा हमारा सिक्वेंशियल सक्सेशन को, बी हमारा कन्वर्जेंस को, और सी हमारा टोटल सप्रेशन को। यहीं पे मैं बता देता हूँ, नीचे आप मैच कर लेना। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एंजाइम के इनहिबिशन से, ठीक है। एंजाइम का इनहिबिशन जनरली क्या होता है,
फीडबैक इनहिबिशन, सॉरी, एंजाइम का फीडबैक इनहिबिशन है यहाँ पे। फीडबैक इनहिबिशन वो होता है जब हमारा किसी पाथवे का, जब किसी एंजाइमेटिक पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट है वो इनहिबिट करता है फर्स्ट प्रोडक्ट कि वहाँ पर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है उसे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, डी से ई बन रहा है, जो डी एक प्रोडक्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा ई हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो उनके बीच का जो एरो है वो एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा हमारा। तो जनरली इस स्टेप को हमारा ब्लॉक करेगा जो इंड प्रोडक्ट है, इधर के और एल, दैट मीन्स कि या के करेगा या एल, या दोनों कर सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि हमारा डी से ई जो बन रहा है वो फर्स्ट स्टेप है एंजाइम का, और जो हमारा के और एल है हमारा वो इंड प्रोडक्ट हैं, और ये हमारा एक ब्रांच्ड पाथवे है। पाथवे दो टाइप के हो सकते हैं, एक लीनियर एक ब्रांच्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है ए स्कीमेटिक ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज शोन बिलो, तो यहाँ पे एक मेटाबॉलिक पाथवे को शो किया गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ इंड प्रोडक्ट के एंड एल बी ऑब्टेन्ड इफ ए कंसर्ट फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म वेयर इन ऑपरेशन, दैट मीन्स इस अगर पाथवे में हमारा फीडबैक इनहिबिशन का मैकेनिज्म लगेगा तो यहाँ पे कैसे होगा फीडबैक इनहिबिशन, ये ही पूछा गया है। कौन किस स्टेप को ब्लॉक करेगा, जनरली ये पूछा गया है। तो नीचे हम सबसे पहले हम पाथवे को देख लेते हैं। यहाँ पे डी से ई बन रहा है, ई से एफ, और एफ जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है, जी एंड एच में, और जी अपना एक पाथवे चलाता है जी से आई, आई से के, जो कि के हमारा इंड प्रोडक्ट शो करता है। उसी तरीके से एफ जो एच में कन्वर्ट होता है, एच से जे में, जे से एल में, जो हमारा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन हैं, जनरली हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे इनहिबिशन किस तरीके से होगा फीडबैक इनहिबिशन, तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो हैं के इनहिबिट एफ एंड जी वाली रिएक्शन को। हमारा के में हम देखेंगे के हमारा एंड प्रोडक्ट है एक ब्रांच का, तो हमारा के इनहिबिट किसे करेगा, एफ एंड जी को, जो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है एल इनहिबिट एफ एच, दैट मीन्स कि एल जो है हमारा एंड प्रोडक्ट वो किसे इनहिबिट करेगा, एफ और एच, जहाँ पे एफ से एच बन रहा है इस वाले एंजाइमेटिक पाथवे को, इस वाली एंजाइमेटिक रिएक्शन को। एंड डी ई इज इनहिबिटेड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ के एंड एल, तो डी ई हमारा कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है, तो कह रहा है कि ये इनहिबिट होगा इक्वल अमाउंट ऑफ के एंड एल से, जो कि सही है। तो स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है फर्स्ट वाला। दूसरा देखते हैं, डी ई इज इनहिबिटेड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ के, ये बात सही है, सॉरी, के एंड एल, एंड के इनहिबिट एफ एच, तो यहाँ पे के एफ एच को इनहिबिट नहीं कर सकता है, क्योंकि एफ एच जो हमारा वो है इंटरमीडिएट पाथवे है कौन सा, दूसरी ब्रांच का, जबकि के हमारा जो इंड प्रोडक्ट है वहाँ पे वो एफ एंड जी के पाथवे को या एफ एंड जी वाली रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। उसी तरीके से अगला है डी ई इज इनहिबिटेड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ जी एंड एच, तो ये भी गलत होगा। जो जी और एच है हमारा वो इंड प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट है, इसलिए डी से इनहिबिट नहीं कर, डी को इनहिबिट ये नहीं करेंगे। उसके बाद है के इनहिबिट एफ एच, तो के अगेन एफ एच को इनहिबिट नहीं कर सकता, एंड एल इनहिबिट एफ जी, ये भी गलत है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही होगा, जहाँ पे क्या दिया गया है, के इनहिबिट एफ टू एच जी वाला पाथवे एंड एल इनहिबिट एफ टू एच, डी ई इज इनहिबिटेड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ के एंड एल, तो ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इन प्रोडक्ट है जनरली वो ही टोटली, क्योंकि वो ब्रांच्ड है, पहले लीनियर है फिर ब्रांच है, दैट मीन्स कि दोनों का इक्वल रोल रहेगा। के एंड एल जो इन प्रोडक्ट हैं फर्स्ट स्टेप में डी टू ई जो है वहाँ पे वो इनहिबिट करेंगे उस स्टेप को, दैट मीन्स कि हम अगर हमें अमाउंट ज़्यादा नहीं चाहिए तो वही अमाउंट जो ज़्यादा होता है वो एंजाइम को रोक देता है, तो इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है एक क्वेश्चन हमारा डीएनए रिपेयर से, जहाँ पे पूछा गया है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये सेक्शन बी में है या सी में, तो लेकिन ये इजी है, क्योंकि डायरेक्ट रिपेयर का जनरली मतलब होता है हमारा रीअरेंजमेंट का, जो न्यूक्लियोटाइड या वहाँ पर बेस पेयर है उनका रीअरेंजमेंट होता है, वहाँ पर कोई एक्सीजन नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर कोई भी एंजाइम हमें इस तरीके से नहीं चाहिए जैसे कि बेस एक्सीजन रिपेयर में चाहिए या एक्सीजन मिसमैच में चाहिए। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बात सही है। व्हाइल द बेस एक्सीजन रिपेयर द सेक्शन ऑफ डीएनए कंटेनिंग द डिस्टोर्शन इज रिमूव्ड, द करेक्ट बेस इज एडेड एंड रीसील्ड, ठीक है, वहाँ पर करेक्ट बेस पहले तो कट किया जाता है, देन करेक्ट बेस वहाँ पर डाला जाता है, देन रीसील या लाइगेज से सील कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज
ये सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, इन डायरेक्ट रिपेयर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर द ब्रोकन रीजन। तो डायरेक्ट रिपेयर में हमारा कभी भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन तो हमारा रिकॉम्बिनेशन वाले रिपेयर का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बाय नॉन होमोलोगस इंडजॉइनिंग। तो हमारा जो NHEJ है, NHEJ इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिपेयर के लिए, हमारा ये डायरेक्ट रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसके बाद है इन डायरेक्ट रिपेयर अन एक्सोन्यूक्लिएज ए डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज आर यूज, जो कि एकदम इनकरेक्ट है। मैंने बताया कि डीएनए जो डायरेक्ट रिपेयर है वहाँ पे कोई भी एक्सोन्यूक्लिएज इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे लाइगेज भी इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो बेस हैं वो कट नहीं किए जाते। बेस एक्सीजन रिपेयर में ये सब होता है, ठीक है। तो बेस एक्सीजन रिपेयर और इसमें यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट रिपेयर में हमारा एक्सीजन नहीं होता न्यूक्लियोटाइड का, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा फोटो रिएक्टिवेशन, डीएनए मिथाइलेज या डीएनए फोटोलाइएज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी डीएनए फोटोलाइएज यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट होगा। डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, while the base excision repair the section of DNA containing the distortion is removed। ये दैट मीन्स कि यहाँ पे कट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं बेस एक्सीजन। एक्सीजन मीन्स कट करना। एंड द करेक्ट बेस इज एडेड एंड रिलीज। तो स्टेटमेंट हमारा ए ही सही होगा इसका। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, आई थिंक सेक्शन सी से ही होंगे, लास्ट वाला मुझे पता नहीं है। ये 2 क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी से हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी आने वाली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं CSIR नेट की तैयारी करने वाले, उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इससे कि सेक्शन सी वाले क्वेश्चन को कितने ध्यान से हमें पढ़ना है, और ईजी क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।